गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही इस विशेष वर्कशॉप में आपका स्वागत। और ये वर्कशॉप किस पर है? संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हम लोग हूबहू चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान सभा के अब तक 7 सत्रों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संविधान सभा का 8वां जो सत्र है वो 16 मई से 16 जून 1949 तक हुआ। एक महीने तक ये जो सत्र चला उसमें 23 दिन तक संविधान सभा की बैठकें हुई। इसके हम ठीक 75 वर्ष बाद हम कोशिश करते हैं कि संविधान सभा की ये जो चर्चा है उसकी जानकारी आपको मिले। तो मेरे जो जूम के साथी हैं और जो मेरे यूट्यूब के साथी हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और 24 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे जितने भी जो साथी हैं वो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि हम ठीक 75 वर्ष बाद में चर्चा कर रहे हैं। 24 मई 1949 को जो हुआ उस पर चर्चा 24 मई 2024 को, यानी ठीक इसके 75 वर्ष बाद। तो आप लोग कैसे हैं ये तो पूछना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। 48 डिग्री टेम्परेचर हमारे जोधपुर का है। चूरू बाड़मेर में लगभग 49 तक पहुंच चुका है, फलोदी में भी पहुंच चुका है। मुझे मालूम नहीं है राजस्थान के बाहर की क्या स्थिति है, लेकिन फिलहाल राजस्थान बड़ी गर्मी का सामना कर रहा है। संविधान सभा की विभिन्न जो चर्चाएं हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आ सकता है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसमें क्या कुछ पार्लियामेंट का रोल होगा, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका किस तरह से रहेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी कोई भूमिका रहेगी। ऐसे ही कुछ आज विषय लिए जाएंगे। 24 मई 1949 को संविधान सभा में सुप्रीम कोर्ट के ढांचे पर ही एक्चुअली में चर्चा हुई थी। हम भी उस चर्चा को एज इट इज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा आपको आनंद आने वाला है। बिल्कुल गर्मी बहुत है, मैं जानता हूँ भाई, गर्मी बहुत है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस गर्मी से आपको संविधान सभा के विभिन्न जो बहस है उसके शॉवर, उसकी जो ठंडक है आपको प्रदान की जाए, ताकि आपको भारत के संविधान के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति हो तो वो दूर हो सके। तो यूट्यूब के जो साथी हैं बिल्कुल गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, ऐसे मेरे भाई रिचपाल जी कह रहे हैं। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो सबको मैंने सुप्रभात कह दिया है। अब सीधा हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, आप जानते हैं अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने होने चाहिए उसका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। ये जो आज जो अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहा है वो अनुच्छेद जब 24 मई 1949 को संविधान सभा में चर्चा में आया उस समय क्या स्थिति थी, आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले। और मैंने आपको कई बार ये कहा, कई बार क्या कहा कि याद रखिएगा शब्दों की जादूगरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों से अगर आप न्यायाधीश हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अगर आप एडवोकेट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। और एक तीसरी क्वालिफिकेशन और है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि आप डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होने चाहिए, आप अपने फील्ड के प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए, तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एमिनियंट पर्सन होना चाहिए या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड और एमिनियंट पर्सन में फ़र्क क्या है, आज उस पर आपको चर्चा दिखाई देगी। शब्दों की जादूगरी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति परामर्श करता है। शब्द लिखा हुआ है कंसल्ट। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एडवाइस लेता है, सजेशन लेता है, रिकमेंडेशन लेता है, ओपिनियन लेता है, कॉन्करेंस लेता है,
क्या शब्द है वहाँ पर, यही जो जादूगरी है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा आनंद आने वाला है। अर्पित भाई कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये शब्द किसने कहा, किसकी वजह से आया, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे यूट्यूब के साथी, अब किसी भी प्रकार का विचलन नहीं चाहिए, सीधा हम चर्चा को ले चलते हैं। यूट्यूब के साथ एक्चुअली में एक प्रश्न मुझे रोजाना पूछता, सर ये चर्चा कहाँ पर है, किस बात की चर्चा है? ये चर्चा है 24 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम एज इट इज चर्चा कर रहे हैं। ये यूट्यूब के साथी मुझे अक्सर प्रश्न पूछते हैं। जूम का लिंक पूछ रहे हैं भाई हमारी टेक्निकल टीम, हमारे यूट्यूब के साथी भी जूम का लिंक चाहते हैं, उनको शेयर कर दो। चलिए बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए वार मंगलवार है, 24 मई 1949 है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण आपके सामने, ठीक है। संविधान का प्रारूप अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 103 के पर चर्चा होगी। भारतीय संविधान सभा देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के पद पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और सबसे पहले आ रहे हैं माननीय श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त। अब हंसराज जी सोडा एक प्रश्न पूछ रहे, तो देरी क्यों की जाए? अब देखिए बड़ा मजा आने वाला आपको। आज हमारे साथी जो है थोड़ा संख्या में मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारा कोरम पूरा नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोरम खाली जूम पर कम पूरा नहीं हो रहा है, संविधान सभा में भी ये स्थिति थी। घनश्याम सिंह जी गुप्त आज यही तो बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मध्य प्रांत से, श्रीमान क्या हम समय पर उपस्थित होने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं? तो श्रीमान आप समय पर उपस्थित होने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं? जब 7 बजे है तो 7 बजे ही आना चाहिए ना। समझ रहे हैं? इस पर चर्चा हुई है। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि हम अपना कार्य 11 मिनट देर करके प्रारंभ करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, हमें समय पर उपस्थित होना चाहिए, तो ये बहुत बुरी बात है। मुझे बड़ा दर्द होता है कि हम 7:02 पर 7:03 पर स्टार्ट करें। अच्छी बात नहीं है, समय पर स्टार्ट होना चाहिए। तो किशन भाई एकदम समय पर स्टार्ट होना चाहिए, तब समय पर स्टार्ट कर दिया। तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसके लिए हम ही लोग दोषी है, दोष हमारा है, हम लोग समय पर उपस्थित क्यों नहीं होते? तो घनश्याम सिंह जी गुप्त कह रहे हैं कि मैंने मध्य प्रांत की हमारी जो विधानसभा है वहां पर क्या किया कि अगर जैसे समझ लीजिए सभा की बैठक 7 बजे हो रही है, मैं 6:45 पर ही जाकर खड़ा हो गया, तो लोगों को आना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बैठक जो 7 बजे शुरू होती है, मुझे 6:58 पर ही आके खड़ा हो जाना चाहिए। हालांकि मैं टीम की कोशिश ये करता हूँ कि 6:55 पर ही शुरू हो जाए, ताकि चीज़ें आपको दिखती रहे कि भाई हाँ भाई टीचर आ गया है। तो समय पर आने की कोशिश कीजिए। घनश्याम सिंह जी गुप्त संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आप इससे दूर है, कैसे काम चलेगा? खैर अध्यक्ष साहब भी बड़े दुखी है, अध्यक्ष साहब भी कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। और इसके बाद में अनुच्छेद 103 पर चर्चा शुरू हो रही है। तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 103 जो कि आज भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 है, जो सुप्रीम कोर्ट के ढांचे की बात कर रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। वो कह रहे हैं तजमुल हुसैन साहब कि अनुच्छेद 103 के खंड में चीफ जस्टिस शब्दों के पूर्व सुप्रीम शब्द लिख दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, यूट्यूब वालों से भी है ये प्रश्न। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसे क्या कहा जाता है? उसका क्या पद का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद का नाम क्या है? बताइए, टाइप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद का नाम क्या है? अभी मालूम पड़ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्पित भाई ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, यूट्यूब वाला तुम भी बता दो। हाँ ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके लिए जो शब्द है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये जो तजमुल हुसैन साहब है, इन्होंने एक प्रस्ताव लाया संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, उनके लिए एक शब्द लिखो। क्या लिखो? सुप्रीम चीफ जस्टिस, सुप्रीम चीफ जस्टिस, इस प्रकार के शब्दावली लिखो। उन्होंने कहा कि मैं जो संशोधन देना चाह रहा हूं उसमें अगर संशोधन करोगे, स्वीकार कर लोगे, तो नाम हो जाएगा देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
कंसिस्टिंग ऑफ ए सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके आगे शब्द लिख जाएगा सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको हम लोग जज कहते हैं, हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है उसे हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं। हम महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को जानते हैं, हम एडवोकेट जनरल को जानते हैं, हम सेंट्रल लेवल पर जो कार्यपालिका का हेड होता है उसे हम लोग राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कहते हैं, और राज्य में कार्यपालिका का जो हेड होता है उसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होगा उसका अलग नाम होना चाहिए और हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होगा उसका नाम अलग होना चाहिए। उसके लिए शब्द उन्होंने ढूंढा, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे लिख दो सुप्रीम, तो नाम हो जाएगा सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तजमुल हुसैन साहब ने कहा, याद रखिएगा, तजमुल हुसैन साहब ने संविधान सभा में आज के दिन यह प्रस्ताव रखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम के आगे सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रख दिया जाए। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब खुद भी एक संशोधन रखते हैं, वो जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में एक संशोधन कीजिए, एंड सच नंबर ऑफ अदर जजेस नॉट बीइंग लेस देन 7 एज पार्लियामेंट में बी बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स। शब्दों के स्थान पर आप ये लिख दीजिए एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स ए लार्जर नंबर ऑफ 7 अदर जजेस। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 अगर आपने देख रखा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1+7 का कॉन्सेप्ट है, आज भी लिखा हुआ है। आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, लेकिन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो आगे लिखा हुआ है संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकेगी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार भाई, आप सही कह रहे हैं 34 है, लेकिन लिखा हुआ है आज भी 7 है, आज भी लिखा हुआ 7 ही है। संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या में वृद्धि करती है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू वांट टू increase the number of the judges in the Supreme Court, there is no need to amendment in the Constitution of India. It should be very clear. ये आपको मालूम होना चाहिए, संसद सामान्य कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो अंबेडकर साहब ने ये सुझाव रखा, ये प्रस्ताव रखा, आपके सामने मैंने रख दिया। इसके बाद में आ रहे हैं कृष्ण चंद्र शर्मा, संविधान सभा के मेंबर है, संयुक्त प्रांत से है, जिसे आजकल हम लोग यूपी कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो एक प्रस्ताव लेकर आए, वो कह रहे हैं एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 years, provided that in the case of the appointment of a judge other than the chief justice of India shall always be consulted। वाह! कृष्णचंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाए इसके संदर्भ में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, संशोधन प्रस्ताव लेकर आए हैं, और वो कह रहे हैं इफ यू वांट टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देन यू विल हैव टू कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश से आपको परामर्श करना होगा, ऐसा संशोधन लेकर आए हैं कृष्णचंद्र शर्मा। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कंसल्ट, कंसल्ट परामर्श करना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कॉन्करेंस लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता सहमति लेना। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा रामेश्वर जी, राम शंकर जी, कंसल्ट लिखा हुआ है, कॉन्करेंस लिखा हुआ नहीं है। कॉन्करेंस लिखते तो इसका मतलब है सहमति लेनी पड़ेगी, और परामर्श लिखने का मतलब है विचार विमर्श करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो इतने मेरे जूम के जो साथी जुड़े हुए हैं, अपनी ये क्लास 7 बजे हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, अचानक एक दिन मेरे जची, मैंने कहा यार क्लास क्या 6:30 बजे स्टार्ट कर दें क्या? तो मैं आपके साथ परामर्श कर रहा हूं, मैं आपके साथ परामर्श कर रहा हूं। आपने कहा नहीं 6:45 पे कर दो, किसी ने कहा 6 बजे कर दो, किसी ने कहा 6:15 बजे कर दो। तो मैं ये आपके साथ विचार विमर्श कर रहा हूं, मैं ये परामर्श कर रहा हूं। आपने जो कहा मैंने माना नहीं माना वो अलग बात है, दैट इज परामर्श, दैट इज कंसल्टेशन। और मैं अगर ये लिखा हुआ हो कि जब भी ये जो अपनी वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप का टाइम चेंज करना है, तो जूम के और यूट्यूब के जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है अगर आप कहेंगे तो ही मैं करूंगा, आपकी सहमति के बिना नहीं कर पाऊंगा।
ये विषय भी अपने को मालूम होना चाहिए कि कंसल्ट है कि कॉन्करेंस है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये शब्दों की जो जादूगरी है वो संविधान सभा में आपको दिखाई देगी। वो कह रहे हैं कि श्रीमान अनुच्छेद 61 के साथ पढ़ने पर और मेरे संशोधन का वही अर्थ और उद्देश्य प्रकट हो जाएगा जो भारत सरकार के अधिनियम 1935 की धारा 200 के उपबंधों का है, ऐसा कृष्ण चंद्र शर्मा कहते हैं। और रिटायरमेंट की जो जज की जो एज है वो 65 वर्ष करना चाहते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। आज चर्चा होगी 60 होनी चाहिए, 62 होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए, 68 होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। कृष्ण बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज कितनी होनी चाहिए उस पर बड़ा जबरदस्त आज चर्चा देखने को आपको मिलेगी। तो यूट्यूब और जूम वाले जो साथी है बहुत ध्यान से इस वर्कशॉप का आनंद ले। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बड़ी गजब की बात कह रहे हैं भाई। अभी आप थोड़े दिन पहले देखा होगा, मेरे मित्र लोग जानते हैं कि जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ तो G20 का जो कार्ड बना था, इनविटेशन कार्ड, उसमें इंडिया के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? G20 का जो कार्ड बना था उसमें इंडिया के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आज एक संशोधन लेकर आए हैं। यस विराट भाई, वो संशोधन लेकर आए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि इस अनुच्छेद को इस तरह से बनाया जाए। किस तरह से? द चीफ जस्टिस ऑफ भारत, the chief justice of Bharat, who shall be the chief justice of the Supreme Court, shall be appointed by the president subject to the confirmation by 2/3 majority of the total number of members of the parliament assembled in a joint session of both the houses of the parliament. लो कर लो बात, सुन लो बात। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आज गजब की बात लेकर आए हैं, आज गजब का संशोधन लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से लिखिए, दैट शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत। वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द इंडिया नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं भारत। आधा घंटे बाद में एक और गिलास दे देना पानी की, ठीक है? वो शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो इंडिया नहीं कर रहे हैं, वो भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने वाला हूं, वो कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू अपॉइंट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना चाहते हो तो दैट शुड बी सम रोल ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की भी भूमिका होनी चाहिए। संसद का एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 बहुमत से जजेस की नियुक्ति की जाएगी। बोलो कैसा लगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में पार्लियामेंट की भूमिका होगी। 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन में उनकी नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय लेंगे, ये ऐसा लिखा हुआ है। राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के बाद संसद में से अनुमति ली जाएगी, 2/3 बहुमत से अनुमति ली जाएगी। संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन होगा और ज्वाइंट सेशन में अगर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी प्रस्ताव लेकर आए। आज बड़ा विस्तृत चर्चा होगी कि ऐसा होना कितना ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो ठीक व्यवस्था नहीं है, पार्लियामेंट की भूमिका आप क्यों रख रहे हो न्यायाधीशों की नियुक्ति में। खैर, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का प्रस्ताव है। आगे वो कह रहे, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द भारत। लीजिए, जिस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कर रहे हैं वो शब्द है एडवाइस। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं, क्या आग्रह करता हूं कि शब्दों की जादूगरी को समझिए। एडवाइस अलग है, रिकमेंडेशन अलग है, सजेशन अलग है, कंसल्टेशन अलग है, ओपिनियन अलग है, कॉन्करेंस अलग है। एंड आई थिंक आप अवेयर होंगे, इफ यू विल सी द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 124, उसमें साफ लिखा हुआ है कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। ये कह रहे हैं एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ भारत, एडवाइस ली जाए। कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। संविधान सभा की बहस पर हम लोग जब हूबहू चर्चा कर रहे हैं तो इसका यही फायदा है। और वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भारत, बार बार भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक शब्द लिख रहे हैं एडवाइस, और तीसरी जो बात लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जब नियुक्त करेगा तो अनुमति पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी और वो भी संयुक्त अधिवेशन में लेनी पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ए जज मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए
अपना इस्तीफा दे सकेगा। ए जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 5। जज को हटाने की विधि का भी वो उल्लेख कर रहे हैं। अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं आगे, श्रीमान इस संशोधन में मैंने ये उपबंध रखा है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, किंतु दोनों सभाओं के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसके निर्णय की पुष्टि करना आवश्यक होगा। फिर वो कह रहे हैं इस समय खंड 2 में ये उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री और कार्यपालिका उसे नियुक्त करेगी। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ये कह रहे हैं कि आज जो सिस्टम है, उस समय की बात कर रहा हूं, जो आप प्रावधान करने जा रहे हैं उसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब है कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जिस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनाना चाहती है वो लोग न्यायाधीश बन जाएंगे। तो सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत तरीका है। आप पार्लियामेंट की भूमिका रखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन जब तक 2/3 बहुमत से संसद अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी, न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कार्यपालिका की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी आपने व्यवस्था कर रखी है। मैं ये कह रहा हूं देयर शुड बी सम रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं और वो इस संदर्भ में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन यूएसए। यूएसए में राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति करते हैं, लेकिन सीनेट से अनुमति लेनी पड़ती है। सेम जो बात है, सेम जो प्रोसीजर है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि वो हमारे भारत के संविधान में भी होना चाहिए। अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए वो कह रहे हैं। फिर इसके बाद में आ रहे हैं मिस्टर बी पोकर साहब, जो मद्रास से हैं। वो क्या कह रहे हैं? पोकर साहब से कौन सी बात याद आई आपको, जरा बताइए। एक्टिव मेंबर हमारे झूम के जो साथी हैं वो बताइए, पोकर साहब से आपको कौन सी बात याद आई? ये पोकर साहब वही पोकर साहब है जिन्हें हिंदी समझ में आती ही नहीं है। हिंदी, या बीबी जी कह रहे हैं हिंदी, दुर्गा जी कह रही है भाषा के संदर्भ में। यस, पोकर साहब को हिंदी समझ में आती ही नहीं है। अरे वाह, हमारे देखिए यूट्यूब के भी जो साथी हैं वो भी बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। जैसे भाई हमारे लक्की भाई कह रहे हैं कि ओनली स्पीक इंग्लिश। यस, पोकर साहब को अंग्रेजी ही आती है या दूसरी भाषा आती है, पर हिंदी उनको नहीं आती है। ये पहले भी काफी चर्चा में रहे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये अच्छा ही लगता है यार ये बातें सुनकर। पोकर साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। Every judge of the Supreme Court other than the Chief Justice of India shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the judges of the Supreme Court. Now word आ गया consultation यानी परामर्श, परामर्श, consultation with the judges of the Supreme Court and Chief Justice of High Courts in the states and with the concurrence of the Chief Justice of India. क्या शब्द लेकर आए हैं? वो कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश से सहमति ली जाएगी और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श किया जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रपति क्या करेंगे? न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। सो बी पोकर साहब दो वर्ड यूज कर रहे हैं। वन इज कंसल्टेशन, सेकंड इज कॉन्करेंस। कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड कॉन्करेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बी पोकर साहब इस प्रकार का सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो ये सब जादू समझिए संविधान में विभिन्न शब्दों के संदर्भ में। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान मैं संशोधन को इस बात को सामने रखकर उपस्थित किया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि इस तरह से नियुक्ति की जाए। और वो दुनिया के अलग अलग देशों में जो सिस्टम है उसकी बात वो कर रहे हैं। कौन? बी पोकर साहब। हाँ, ये राहुल भाई, ये बी पोकर साहब वही है जिनका ट्रेन में सामान चोरी हो गया था, इस वजह से वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे। खैर, इसके बाद में आते हैं एच.वी. कामत साहब, हरि विष्णु कामत, हरि विष्णु कामत, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, महावीर त्यागी जी, नजरुद्दीन साहब, प्रोफेसर के.टी. साहा, के. संथानम, के.एम. पनिकर,
बेगम अयाज रसूल जी, दुर्गाबाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये संविधान सभा के ऐसे मेंबर हैं, लिस्ट लंबी हो सकती है। हृदयनाथ जी कुंजरू, जेबी कृपलानी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कुछ ऐसे मेंबर है। रोहिणी कुमार भी आएंगे अभी, ये आसाम वाले। ये कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनके बिना हम संविधान सभा की कल्पना ही नहीं कर सकते। इनके विचारों को अगर जोड़ दिया जाए तो संविधान सभा की जो टोटल बहस हुई है उसमें 70 से 80% ये जो मैंने नाम बोले हैं इन्हीं लोगों के द्वारा विचार व्यक्त किए गए। अंबेडकर साहब तो खैर है ही है, अंबेडकर साहब के बिना तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा संविधान सभा में अगर कोई बोले हैं तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ही बोले। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला का उद्देश्य यही तो है कि संविधान सभा में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और भारत के संविधान के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उन भ्रांति को हम लोग दूर कर सके। तो HV कामत साहब क्या कह रहे हैं? संशोधन संख्या 1821 का उद्देश्य केवल मसौदे के दोषों को दूर करना है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मसौदा समिति उस पर विचार करे। HV कामत साहब कह रहे हैं थोड़ा सा मुझे शब्दों को लेकर प्रॉब्लम है, मैं आई विल डिस्कस विद द ड्राफ्टिंग कमेटी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो फिर अपना संशोधन नहीं रखते हैं। इसके बाद में आते हैं प्रोफेसर KT शाह। प्रोफेसर KT शाह वो कह रहे हैं जो शब्द लिखा हुआ है अनुच्छेद 103 के खंड 2 में विथ शब्द के बाद में द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शब्द रखे जाए, यानी प्रोफेसर KT शाह न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यसभा की भूमिका ला रहे हैं। राज्यसभा की भूमिका ला रहे हैं कौन? प्रोफेसर KT शाह। इससे पहले जो भूमिका थी वो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना चाह रहे थे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, वो भी 2/3 बहुमत से अगर स्वीकृति मिले तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जाए। प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी, लेकिन राज्यसभा की भी भूमिका होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में सीनेट, there is some role of the Senate in the appointment of the judges in the Supreme Court in USA। वही बात कर रहे हैं प्रोफेसर KT शाह। जरा देखिएगा क्या लेकर आए हैं। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Council of States, and such of the judge of the Supreme Court and of the high courts in the states as may be necessary for the purpose, and shall hold office until his attain the age of 65 years। तो प्रोफेसर KT शाह राज्यसभा की भूमिका चाहते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में। जरा देखिएगा, श्रीमान इस संशोधन का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि यदि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो वो स्वभावतः प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त करेगा। प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा जजेस की तो इसका सीधा सा मतलब है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा, और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार जैसा चाहेगी वैसे जज बनेंगे। वो कह रहे हैं नो, ऐसा मत करिए। सरकार के परामर्श पर अगर न्यायाधीश नियुक्त होंगे तो देश का बंटा धार हो जाएगा। सो दैट शुड बी सम रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अच्छा, मैं आप जूम के साथी और यूट्यूब से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी तो कह रहे हैं देयर शुड बी सम रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, एंड प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं देयर शुड बी सम रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ये खाली राज्यसभा की भूमिका क्यों कह रहे हैं? यहां संसद की भूमिका की जगह केवल राज्यसभा की भूमिका क्यों कह रहे हैं प्रोफेसर KT शाह? बताइए, कोई बता सकता है क्या? कैलाश भाई, सर जी, यदि भारत के सभी प्रोफेसर और विशेष रूप से राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर साहब आप जैसे ही संविधान सभा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपकी तरह समझाते हैं तो भारत के संविधान के प्रति लोग सभी समर्पित होते हैं। कैलाश भाई, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, हम कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। सब लोग अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की जनसंख्या वाला है। भारत में 1100 विश्वविद्यालय है, उनमें से एक विश्वविद्यालय मेरा विश्वविद्यालय। सब लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपना प्रयास कर रहे हैं, तभी तो देश चल रहा है। 75 वर्ष बाद में भी अगर देश चल रहा है तो आप कल्पना कीजिए ना, 1947 का भारत किस प्रकार का भारत था और आज वर्तमान का भारत किस प्रकार का है। आप कल्पना कीजिए उस समय किस प्रकार का भेदभाव, अव्यवस्था थी। अब तो हमने काफ़ी कुछ अच्छा किया है।
हाँ, राजस्थान में तो सर आप ज़्यादा ही कर रहे हैं मेरी एक बहन दुर्गा ऐसा कह रही है। यस, तो राज्यसभा की भूमिका क्यों होनी चाहिए? राज्यसभा संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक है। आप जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जिसमें राज्य का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऐसा ही प्रोफेसर केटी साहब कुछ कहने वाले हैं, जरा देख लेते हैं। Because he wants to keep away the judges from politics. Okay, ऐसा मेरे विजय भाई कह रहे हैं। पाइन क्या कह रहे हैं? स्टेट का प्रेसिडेंट राज्यसभा ही करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट राज्यसभा ही करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। हंसराज जी क्या कह रहे हैं? जस्टिस पे राजनीतिक प्रभाव ना हो इसलिए। तो राज्यसभा का ही क्यों, संसद का कर दो ना। सवाई से ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते, बिल्कुल ठीक है। हमारे यूट्यूब के साथ ही क्या कह रहे हैं? बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट टू अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस। क्या बात है लकी भाई, छा गए आप तो। चलिए वो क्या कह रहे हैं? मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि यदि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो वो स्वभावतः प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा। श्रीमान आदरपूर्वक मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायाधीश, राजदूत और राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में इस संविधान द्वारा प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति तथा प्रभाव प्रदान किया गया है कि यदि वह चाहे तो स्वेच्छाचारी शासक हो सकता है। मेरे विचार से कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राजनीति और राजनीतिक दलों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक ऐसा ही विषय है। मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इस प्रकार के प्रभाव से अछूता रखना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने में राष्ट्रपति केवल न्यायपालिका से ही परामर्श न ले, बल्कि राज्यसभा से भी परामर्श लें, ताकि दलबंदी की मनोवृत्ति समाप्त हो जाए अथवा कम हो जाए और किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव ना पड़े उनके अपॉइंटमेंट पर। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे थे। हमारे संविधान सभा के सदस्य एक से बढ़कर एक थे। एक एक प्रकार का जो सुझाव लाया गया, ये जो सुझाव है, ये जो संशोधन है, स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट आज जब भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इंटरप्रिटेशन करता है, तब संविधान निर्माताओं के इन विचारों को देखता है वो क्या चाहते थे। क्योंकि जब प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका जवाब देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जो जवाब देते हैं वही तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को मदद करता है भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन करने में। इसलिए बड़े गजब के लोग थे संविधान सभा के मेंबर्स, देवदूत थे, एक से बढ़कर एक क्रीम थे। फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस संदर्भ में यूएसए का दृष्टांत दिया जा सकता है। यद्यपि अमेरिका का संविधान उस सिद्धांत पर आधारित नहीं है जो इस मसौदे में शामिल है, किंतु ऐसे विषय में वहां सीनेट का हाथ रहता है। आप जानते हैं सीनेट की भूमिका होती है सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में जजेस की नियुक्ति करने के संदर्भ में। खैर, इसके बाद में आ रहे हैं के संथानम साहब, जो कि मद्रास से हैं। के संथानम साहब मद्रास से हैं, बड़े जबरदस्त व्यक्ति है और संविधान सभा में एक एक्टिव व्यक्ति के रूप में आपको नजर आएंगे। वो क्या कह रहे हैं? मे भी जो शब्द लिखा हुआ है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, जो मे भी शब्द लिखा हुआ है उसके बाद में आप लिख दीजिए द प्रेसिडेंट मे डीम। मे भी थोड़ा शब्द जो है उसको चेंज करके आप लिखिए द प्रेसिडेंट मे डीम, ऐसा लिख दीजिए। इस प्रकार की शब्दावली चाहते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर केटी साहब वापस आ रहे हैं एक और संशोधन लेकर। वो क्या कह रहे हैं? जजेस रिटायर्ड कब होंगे? कोई कह रहा है 60 वर्ष, कोई कह रहा है 62 वर्ष, कोई कह रहा है 65 वर्ष, कोई कह रहा है 68 वर्ष, कोई कह रहा है 70 वर्ष। प्रोफेसर केटी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। इन शब्दों को हटाइए और उसकी जगह पर क्या लिखिए? ड्यूरिंग गुड बिहेवियर और अंटिल ही रिजाइन, प्रोवाइडेड दैट एनी सच जज may resign his office at any time after 10 years of this services in a judicial office, and if he so resign, he shall be entitled to such pension as may be allowed under the law passed by the Parliament of India for the time being in force. इस प्रकार की शब्दावली रख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? प्रोफेसर केटी साहब। वो कह रहे हैं कि ये जो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे, ऐसा मत लिखो। जब तक उनका गुड बिहेवियर है तब तक वो पद पर रह देंगे, या फिर वो जब इस्तीफा दे देंगे तो उनका स्थान रिक्त हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। सर मैं किसी कारण से आज नहीं वर्कशॉप ले सकता, तो अभी क्या ले रहे हैं? वर्कशॉप पे तो हैं आप। हाँ।
सर के संतानम आल्सो डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के संतानम साहब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लकी भाई 1973 में केशवानंद भारती केस में आया था। इससे पहले गोलकनाथ में भी बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्द की चर्चा हुई थी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर शब्द को दिया नहीं गया था। के संतानम साहब ने बेसिक स्ट्रक्चर शब्द को डिफाइन किया, ऐसी जानकारी में मेरे को नहीं है, ये बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो इस प्रकार से न्यायाधीश किस तरह से अपने स्थान रिक्त करेंगे उसके बारे में प्रोफेसर के.टी. शाह, और इसके बाद में आ रहे श्री जसपत राय कपूर। वो जसपत राय कपूर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 65 की जगह पर आप 60 शब्द लिख दीजिए, यानी जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 नहीं होनी चाहिए, जजेस की रिटायरमेंट की एज 60 होनी चाहिए, ऐसा जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं। The president, however, may in any case extend from years to years the age of retirement up to 65 years। ये शब्द जोड़ दिया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। और उसके वो क्या 3 कारण बता रहे हैं श्रीमान। मैंने 3 कारणों को ध्यान में रखकर ये संशोधन उपस्थित किया। एक कारण तो यह है कि सरकारी सेवक 55 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, किंतु हाईकोर्ट के जजेस 60 वर्ष कर दी गई है। मुझे इसके लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए। बहुत काल तक सेवा करने के उपरांत उन्हें निवृत्त हो जाना चाहिए और अन्य लोगों के लिए स्थान रिक्त कर देना चाहिए। मुझे ये ज्ञात है कि मुख्य न्यायाधीशों ने कुछ समय पूर्व एक सम्मेलन में एकत्रित होकर यह सिफारिश की थी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। उस सम्मेलन की कार्रवाई देखने से मुझे पता लगा कि विद्वान न्यायाधीशों ने इसके लिए कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं बताए। मुख्यतः उन्होंने यही कारण बताया कि यदि निवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष ना की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय में पद स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आकर्षण नहीं रहेगा। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरा कारण है, उसे बताते हुए मैं इस सभा के 60 वर्ष से अधिक आयु के माननीय सदस्यों के प्रति अपना आदर भाव प्रकट कर देना चाहता हूं कि प्राय 60 वर्ष के बाद लोगों में इतना शारीरिक और मानसिक बल नहीं रहता है कि वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कठिन कार्यों को संभाल सके। वो ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष की आयु इतनी आयु है कि इसके बाद में वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी काम संभाल सके, ऐसा वो कह रहे हैं। मुझे ये ज्ञात है कि उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश ऐसे भी रहे हैं जिन्हें 60 वर्ष की आयु के पूर्व ही इतनी मानसिक दुर्बलता का शिकार होना पड़ा कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कृत्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर सके। आगे बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अधिवक्ता बोलता जा रहा है और वे खर्राटे ले रहे हैं। ऐसा भी हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी कभी ये देखा, हालांकि वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हाईकोर्ट के जजेस के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो बिल्कुल सम्मान करता हूं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया अधिवक्ता बोलता जा रहा है और वो लोग खर्राटे ले रहे हैं, ऐसा कहा गया। तो अध्यक्ष साहब ने कहा भाई खर्राटा लेने का संबंध आयु के साथ नहीं है, खर्राटा लेने का संबंध आयु के साथ नहीं है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं इसका आयु के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं जसपत राय कपूर? वो कह रहे हैं ठीक है, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी तो होता है। श्रीमान, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु का होने जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कठिन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। तो देखिए, संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई, उन सारी बहस को मैं आपके सामने रखने की बात कर रहा हूँ। चंद्रवीर सही कह रहे हो, जॉनी एलएलबी में इस तरह का सीन बताया गया था, लेकिन वो हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं था, वो लोअर कोर्ट था। चंद्रवीर भाई, वो लोअर कोर्ट था। जॉनी एलएलबी मैंने भी देखी है भाई, जॉनी एलएलबी, ठीक है। तो वो हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं, वो लोअर कोर्ट के संदर्भ में था। खैर, जो भी ये कोर्ट होता है, बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए, पर संविधान सभा में जो बात हुई वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्रीमान, तीसरा कारण ये है, और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कि जिस व्यक्ति ने 60 वर्ष की आयु तक सेवा की है और सरकार से सुंदर उपलब्धियां प्राप्त की, उसे निवृत्त होने के लिए तथा समाज के लिए अवैतनिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कह रहा है तीसरा मेरा जो तर्क है वो ये है कि 60 वर्ष तक जिन्होंने सरकार के लिए सेवा की है, काम किया, अब रिटायरमेंट होने के बाद में उनको समाज के लिए अवैतनिक रूप से सेवा का काम करना चाहिए, ये उनका तर्क है।
तो इस प्रकार की बातें रखी गई आपके सामने, ये जरा देख लीजिएगा। इसके बाद में आ रहे हैं श्री सतीश चंद्र, संयुक्त प्रांत से। अरे ये स्टार लगा हुआ भाई यहाँ पर, बताइए जरा जूम वालों, स्टार लगा हुआ है सतीश चंद्र जी के पास में, स्टार लगा हुआ मतलब बताओ। स्टार लगा हुआ है मतलब इंग्लिश में बोला गया, और यहां पर जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये स्टार का बात मैंने बता रखी, बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। यस, स्टार का मतलब है इंग्लिश में बोला गया, उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सतीश चंद्र जी कह रहे हैं अंटिल हिज अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, इसकी जगह पर आप लिख दीजिए फॉर सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड इन दिस बिहाफ बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। लो, सतीश चंद्र जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष जैसी शब्दावली आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी क्यों रहे? आप ये क्यों नहीं लिख रहे हो कि इस एज, रिटायरमेंट की एज का निर्धारण जो है संसद कानून बनाकर करेगी? आप समझ रहे हैं इस बात को? हमारी संविधान सभा में ऐसे ऐसे विषय पर चर्चा हुई थी। यस, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे विषय थे, कौन सा बात संविधान में लिखनी चाहिए, कौन सी बात संसद के कानून के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा, श्री सतीश चंद्र जी ने, उन्होंने कहा एज संविधान में मत लिखिए, आप खाली इसकी जिम्मेदारी संसद के ऊपर छोड़ दीजिए। संसद जो आगे है कानून बनाकर 65 रखे, 70 रखे, 75 रखे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। महबूब अली बेग साहब क्या कह रहे हैं, वो भी अपना संशोधन लेकर आए। वो कह रहे हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, इन शब्दों के स्थान पर लिख दो इट शैल बी मेड विद द कॉन्क्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाएगी, उसकी जगह पर लिख दो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सहमति लेकर की जाएगी। कितना गजब का जादू है। बगराम जी चाय पी कि नहीं पिया आज? जादू देखिए शब्दों में। जजेज मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्त किए जाएंगे, या जजेज मुख्य न्यायाधीश से सहमति प्राप्त करके नियुक्त किए जाएंगे। ये है जादू, ये है जादू। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों से परिचित हो। सहमति और परामर्श में बड़ा अंतर है। परामर्श जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया आपके पास में अभी कि मैं आपसे विचार विमर्श करूं कि अपनी क्लास कब होनी चाहिए। आप कहें कि कोई कहे 7 बजे, कोई कहे 6:45, कोई कहे 7:30, और मैंने कहा कि ठीक है मैं 7 बजे रखूंगा। आपकी बात मानी नहीं मानी, दैट इज परामर्श। और सहमति, आप कहेंगे मुझे सर 7 बजे नहीं 7:30 बजे क्लास रखे और मैं उसके अनुसार 7:30 रखूंगा, दैट इज सहमति। मेरी बहन संगीता जी, सहमत हैं आप इस चीज से? यह है जादू संविधान का, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आएगी, आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप कितने बड़े संविधान के विशेषज्ञ बन जाएंगे। हाँ, हमारे जय भाई क्या कह रहे हैं, सर दिल बहुत खुश हो गया। तो यही तो जादू है, यही जादू है संविधान सभा की बहस पर चर्चा करने का। हम चाहते हैं यही तो है कि आप सब लोग संविधान के इतने बड़े विशेषज्ञ बन जाए। अभी आप जैसे जूम पर 40, 45, 50 लोग जुड़ते हैं, यूट्यूब पर 8-10 हजार लोग देखते हैं। ये सारी बातें लाखों लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। उससे भारत का संविधान जो एक एलिट डॉक्यूमेंट से मास डॉक्यूमेंट यानी जनता का दस्तावेज बन जाएगा। आप में ये जो समझ होगी, इससे आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। आप जरा सोचिए कि आपसे परामर्श करके काम किया गया, आपसे सहमति लेकर काम किया गया, में बड़ा अंतर आपके जीवन में, इससे आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। हम संविधान सभा की इस बहस पर, जो बहस को ऑनलाइन हुबू जो बता रहे हैं, उसका मतलब केवल इस बहस को बताना नहीं है। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि आपकी तार्किक क्षमता, हमारे संविधान निर्माताओं की ज्ञान, उनकी जो तार्किक क्षमता थी, उससे भी आपको परिचित करवाना है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मुझे लगता है कि आपको इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा। खैर, महबूब अली बेग साहब वो क्या कह रहे हैं? हाँ, यूट्यूब पर तो खैर लंबे समय तक रहेगी कैलाश भाई। महबूब अली बेग साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड की जगह कॉन्फ्रेंस लिख दीजिए, ऐसा महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं, यानी सहमति से की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य न्यायाधीश अगर सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। लिखा हुआ क्या है? कंसल्ट लिखा हुआ है, यानी परामर्श करना। परामर्श माने ना माने वो वाली स्थिति। चलिए साहब, अब कौन आए हैं? पीके सेन साहब आए हैं। पीके सेन साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब, प्रोवाइडेड फर्दर दैट
where a judge resign his office on grounds of the ill health, he shall be entitled to pension as if he has continued in service until the age of 65 years. पीके सेन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई न्यायाधीश पद छोड़ देता है बीमारी की वजह से या अस्वस्थ होने की वजह से, तो ऐसी स्थिति में वो पेंशन का हकदार होगा। इस प्रकार की शब्दावली रखनी चाहिए, ऐसा पीके सेन साहब कह रहे हैं। और उसके पीछे कारण बताते हैं, पेंशन क्यों दी जाती है वो तो आप जानते हैं कारण। इसके बाद प्रोफेसर केटी साहब वापस आ गए। लो फिर आ गए हम। प्रोफेसर केटी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो कह रहे हैं नया खंड जोड़ दीजिए संविधान में। क्या जोड़ दीजिए? एनी पर्सन हु हैज वंस बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लो कर लो बात। कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो वो कार्यपालिका में किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने भारत का संविधान अगर ढंग से देख रखा है तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि चाहे न्यायाधीश हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, वो कार्यपालिका में कोई पद ग्रहण नहीं करेगा under that of any unit or unless he has resigned in writing from his office as a judge from being elected to a seat in either house of parliament or in any state legislature। वो कह रहे हैं ये संशोधन उस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप है जिसे मैंने सभा के सम्मुख रखने का प्रयास किया। वह यह है कि न्यायपालिका को किसी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और उसका कार्यपालिका और विधान मंडल से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि न्यायाधीश पद पर न रहने के काल में अथवा निवृत्त होने पर कार्यपालिका के किसी पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान में प्रतिषेध होना चाहिए ताकि कोई न्यायाधीश अधिक उपलब्धियां अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी प्रलोभन में न पड़ जाए और न उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो जाए। अरे क्या लोग थे, संविधान सभा के देवदूत थे, कितना आगे का सोचते थे कि न्यायाधीश जब काम करे तो किसी भी प्रकार से सरकार के दबाव में न रहे। इसलिए वो प्रावधान कर दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कार्यपालिका में पद नहीं दिया जाएगा। जब न्यायाधीश स्वतंत्रता से कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में न्याय से ढंग से कर पाएंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का प्रलोभन या दबाव नहीं दिया जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे। अब आए वापस जसपत राय कपूर साहब। क्या कह रहे हैं? नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी एलिजिबल for further office of profit either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to be hold his office। सेवानिवृत्ति के पश्चात, पद छोड़ने के पश्चात वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई काम कोई ऐसा पद नहीं लेगा, लाभ का पद नहीं लेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ है एक्चुअली में जो प्रोफेसर केटी शाह ने जो बात रखी उसी से जुड़ी हुई ये बात थी। अब आए हैं एच.वी. कामत साहब। अब सुन लीजिए जादू संविधान का। बड़ी गजब की बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 आप पढ़िए। दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। इफ यू विल सी द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 to 4, you will find that there is 2 qualification for the judge of the Supreme Court. If you are a citizen of the India and if you are a judge of the High Court from last 5 years, then you are eligible for the judgeship in the Supreme Court. I think you are aware about it. And if you are not judge of the High Court, then और लिखा हुआ है OR। OR मतलब या आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से। If you are an advocate from last 10 years in a High Court, then you are eligible for the judgeship in the Supreme Court. I think you are aware about it. अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है आप में, आप किसी हाई कोर्ट में जज नहीं है, आप किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से वकील नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, तो क्या एक और लिखा हुआ है या में OR में एक और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एमिनिएंट लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश्ड लिखा हुआ है। ये बात जो लिखी हुई है कि आप प्रख्यात व्यक्ति हो राष्ट्रपति की नजर में। पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने अनुच्छेद 124 में पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रपति की नजर में अगर डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति हैं, आप प्रख्यात व्यक्ति हैं, यस विराट भाई सही कह रहे हैं,
तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। वो अलग बात है कि आज तक किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में हमने जज इस कैटेगरी से नहीं बनाया है, क्योंकि उनको पता नहीं है किनको, राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात व्यक्ति कौन है। उनको पता नहीं है कि हमारे जूम पर अभी जो 41 लोग जुड़े हुए हैं वो सब प्रख्यात व्यक्ति है, वो संविधान सभा की सारी बहस को पढ़ चुके हैं, वो प्रख्यात व्यक्ति है। राष्ट्रपति जी को बताइए कि सर प्रख्यात व्यक्ति यहां बैठे हैं, देन आप भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। वो अलग बात है कि आज तक कोई नियुक्त नहीं हुआ। नियुक्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति जी को पता नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट चंद्रवीर बाबू? ये सही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो मसौदा संविधान का बनाया गया था उसमें यह बात लिखी हुई नहीं थी। उसमें यह बात लिखी हुई नहीं थी कि डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होना चाहिए। यह बात आई है एच.वी. कामत साहब की वजह से। संविधान में हरि विष्णु कामत साहब ने संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा था कि यहां क्वालिफिकेशन में एक शब्दावली और जोड़ दीजिए, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। इस प्रकार की शब्दावली स्वीकार की जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद में आप देखने वाले हो। यह शब्दावली पहले लिखी हुई नहीं थी। एच.वी. कामत साहब की वजह से संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और एच.वी. कामत साहब की वजह से ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में आज आपको नजर आती है। कैसा लगा आपको ये बात? जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं एच.वी. कामत साहब। श्रीमान मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि निम्न खंड जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, अगर कोई प्रख्यात विधि शास्त्री है, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए आप एक क्वालिफिकेशन जोड़ दीजिए और लिख दीजिए OR मतलब अथवा लिख दीजिए। आज आपको दिखाई देगा ये क्या कह रहे हैं। मेरे इस छोटे से संशोधन का उद्देश्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को लोगों को चुनने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। सभा के ध्यान में यह आ जाएगा कि इस समय यह अनुच्छेद जिस रूप में है इसके अनुसार केवल 2 ही श्रेणियों से न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं, या तो फिर हाईकोर्ट में जज हो या फिर हाईकोर्ट में 10 साल से एडवोकेट हो। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं इससे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति करने का जो क्षेत्र है बहुत सीमित हो गया राष्ट्रपति के लिए। अगर आप प्रख्यात व्यक्ति जैसी शब्दावली, प्रख्यात विधि शास्त्री जैसी शब्दावली अगर आपने जोड़ दी तो राष्ट्रपति जी के लिए एक स्कोप बड़ा हो जाएगा अच्छे व्यक्तियों को जज के रूप में नियुक्ति करने के लिए। ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि प्रख्यात विधिवेता और न्यायवेता को भी तो नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे पुरुष और महिलाओं को भी नियुक्त करना चाहिए जो प्रख्यात विधिवेता और न्यायवेता हो। मेरे विचार से केवल न्यायाधीश अथवा अधिवक्ता ही ऐसे लोग नहीं होते। आनुषंगिक रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में स्थित है वहां के न्यायाधीशों की योग्यता संबंधी जो प्रावधान है उससे प्रभावित है। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर आप जज बनना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इफ यू वांट टू बी जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आप उसमें न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि अगर कोई प्रख्यात विधि शास्त्री है जो जज नहीं रहा है कभी, जो एडवोकेट नहीं रहा, उसको भी नियुक्त किए जा सकते हैं। आपको मालूम है ये बात? डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी। वो तो आईएएस ऑफिसर थे, वो कैसे बन गए? वो ऐसे बन गए। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि मैंने भी ये प्रावधान वहीं से लिया है। ये बातें मालूम होनी चाहिए। फिर आ रहे हैं मोहम्मद ताहिर साहब। नहीं, दलवीर भंडारी जी नहीं विराट भाई, दलवीर भंडारी जी तो सुप्रीम कोर्ट में जज थे भाई। दलवीर भंडारी जी तो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, ऐसा नहीं है। आर.एस. पाठक साहब की जो बात कर रहे हैं यूट्यूब वाले साथी, आर.एस. पाठक साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी की। बी एन राव बात कर रहे हैं, हमारे एक भाई रविशंकर जी। बी एन राव एक्चुअली में बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, पहले व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने। उनको देख लीजिए। तो आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, ये प्रावधान ये कहता है। और अगर सोचिए, नहीं, नगेंद्र सिंह जोधपुर से नहीं थे, हमारे राजस्थान से डूंगरपुर, जो राज सिंह जी डूंगरपुर उनके बड़े भाई है। राज सिंह जी डूंगरपुर के बड़े भाई जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, जोधपुर से नहीं है। जोधपुर से तो आप लोग बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ,
अहमद भाई क्या कह रहे हैं? सर आपसे बेहतर को, अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे देश में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान के लिए काम कर रहे हैं, हमें जानकारी में नहीं है, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत लोग काम कर रहे हैं। खैर, मोहम्मद ताहिर साहब आए हैं। मोहम्मद ताहिर साहब क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं, अरे साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वकील है उसको भी तो जज बनाओ। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है तो उसको भी वकील बनाओ, ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा। क्या कहा? हैज बीन ए प्लीडर इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 12 वर्षों से है तो उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। ये किसने कहा? मोहम्मद ताहिर साहब ने। क्या गजब के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। मोहम्मद ताहिर साहब का ये प्रस्ताव था। इसके बाद में अब आ रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, जो खुद क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। मैं ये प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि इस अनुच्छेद में जो व्याख्या है, व्याख्या में जो जुडिशियल ऑफिस शब्द जो लिखा हुआ है उसमें एक शब्दावली जोड़ दीजिए, नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, शब्द प्रविष्ट कर दीजिए। आज ये नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में इस प्रकार की बात कही गई थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा, लेकिन ये आज अभी उसमें नहीं है। इसके बाद में एच.वी. कामत साहब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनका कोई संशोधन नहीं था। संशोधन आ रहा है तजमुल हुसैन साहब का। अब कोई न्यायाधीश जो पद पर है उसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो किस आधार पर हटा सकते हैं? आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं और कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जूम और यूट्यूब वाला दोनों से पूछता हूं। आप ये तो जानते हो ना कि इनकैपेसिटी यानी अक्षमता, और एक शब्द है कदाचार, इंग्लिश में कहते हैं मिसबिहेवियर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को इनमें से किस आधार पर हटाया जाता है? प्रश्न मेरा ये है। नंबर 1 अक्षमता, इंग्लिश में कहते हैं इनकैपेसिटी। नंबर 2 कदाचार, इंग्लिश में कहते हैं मिसबिहेव। नंबर 3 इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेव, अर्थात अक्षमता तथा कदाचार। नंबर 4 अक्षमता या कदाचार। आंसर बताइए। बेबी जी कह रहे हैं 4, कैलाश जी कह रहे हैं दोनों ही सही, संजू जी कह रही है 4, अंशु जी कह रही है 3, प्राची जी कह रही है 3, रविशंकर जी अक्षमता या कदाचार। इसका आंसर है 4। जादू, जादू, यही है जादू। इसका आंसर है 4, कदाचार या अक्षमता। कदाचार एंड अक्षमता कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कदाचार का भी आरोप होना चाहिए और अक्षमता का भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। या कदाचार का होना चाहिए या अक्षमता का होना चाहिए। जादू। कैसा लगा? ये चीजें तो समझनी है भाई। अक्षमता व कदाचार नहीं है, अक्षमता या कदाचार है। अक्षमता एंड कदाचार कर दिया तो दोनों आरोप होंगे, तभी हटाया जाएगा। ये सब बताने के लिए तो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन बताई थी। अच्छा मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए संविधान के अनुसार? 2, 3, 4 या संविधान मौन है? चलो बताओ। 2, 3, 4 या संविधान मौन है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्वालिफिकेशन कितनी है? 2, 3, 4 या संविधान मौन है? सरवण जी कह रहे हैं 3, अंशु जी कह रहे हैं 2, विराट भाई कह रहे हैं 3। क्वालिफिकेशन 2 है भाई। भारत का नागरिक होना चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 किसी हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। अगर यह नहीं है तो या किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता हो। यह भी नहीं है तो या प्रख्यात विधि शास्त्री हो। तो कुल मिलाकर 2 ही तो हुई। हंसराज जी 2 ही तो हुई कुल मिलाकर। यही तो जादू है, यही तो जादू है। ये समझना पड़ेगा, ये नहीं समझे तो मजा नहीं आएगा।
आप भी सोचेंगे क्या है ये संविधान, यही है वो संविधान। गाना सुना, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, हर दिल करे हाय। ये इस तरह का है भाई संविधान, यही समझना पड़ेगा, या का अर्थ समझना पड़ेगा। बिल्कुल विराट भाई सही कह रहे हैं आप। चलिए, शब्दों का खेल है। अब तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर an address supported by not less than 2/3 of the members presented and voting has been presented to the president by both houses of parliament in the same session for such removal of the ground of the proved misbehavior or incapacity। इस प्रकार की बात वो तजमुल हुसैन साहब लेकर आ रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। वो ये कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। कौन? तजमुल हुसैन साहब। फिर अध्यक्ष साहब एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, तजमुल हुसैन साहब के बीच में ये मोहम्मद ताहिर कहां से आ गए? हाँ, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि एक संशोधन 1856 मोहम्मद ताहिर साहब के भी नाम है, कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है, खाली शब्द का परिवर्तन है। नॉट लेस देन 2/3 शब्दों के स्थान पर ए मेजोरिटी शब्द को रखने की बात कह रहे हैं। अगर इस प्रकार का संशोधन रख दिया है तो मैं उनको रखने की परमिशन ना दूं, तो मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा ठीक है, शाब्दिक है तो रहने दीजिए। फिर इसके बाद में कोई नया संशोधन नहीं आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जरूर एक संशोधन लेकर आए हैं, वो शाब्दिक संशोधन है। वो कह रहे हैं एक डिक्लेरेशन शब्द की जगह पर मैं एफर्मेशन और ओथ शब्द लाना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर के नाम से एक संशोधन और आ रहा है। वो कह रहा है कि अनुच्छेद 103 के खंड 7 को निकाल दिया जाए। कौन सा? नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एन एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड होने के बाद में भारत के किसी भी न्यायालय में आप जानते हैं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मैं कह रहा हूं, तो ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में के संतानम साहब आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद में किसी भी न्यायालय में काम नहीं करेगा, तो ये भी शब्द लिख दो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का लाभ का पद, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार की शब्दावली भी लिख दी जानी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो देखिए आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। इसके बाद में अब कह रहे हैं अध्यक्ष साहब कि भाई बहुत चर्चा कर ली हमने, आज अलग अलग संशोधन हमने बहुत रखवा लिए, अब हम करेंगे सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा मतलब जिनको संशोधन रखना था वो रख दिए। अब संविधान सभा के अन्य सदस्य जिन्होंने संशोधन नहीं रखे वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पहले आ रहे पंडित ठाकुरदास भार्गव जो कि पूर्वी पंजाब से हैं। श्रीमान, मैं संशोधन संख्या 1817 का समर्थन करता हूं। इस संशोधन के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होनी चाहिए। ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं, मैं तो इनका समर्थन करता हूं कि नियुक्ति इसी तरह से होनी चाहिए जिसमें 2/3 समर्थन चाहिए संसद का। फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं संशोधन संख्या 1843 के संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति के उपरांत उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसी लाभप्रद पद को स्वीकार ना करे और ना किसी न्यायालय में वकालत करे। ये उपबंध तो बहुत सुंदर है, लेकिन 1843 द्वारा इसके कार्य जिस प्रकार निर्बंधित किए गए हैं वह उचित नहीं है। मेरे मत के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उत्तम पात्र है। लो कर लो बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे एक YouTube का साथी मुझे काफ़ी बार पूछ रहा था, YouTube के मैसेज को नीचे लाया जा सकता है क्या? अभी रंजन गोगोई साहब के बारे में प्रश्न पूछा था। YouTube के कोई मैसेज लाओ नीचे, YouTube का मैसेज लाओ नीचे जरा। हाँ, रंजन YouTube रंजन गोगोई साहब के बारे में प्रश्न पूछा था। और लाओ, गुड, और लाओ, गुड, और लाओ। इतने कितने मैसेज है यार?
हाँ, ये 10-10%। लक्की जी ने प्रश्न पूछा, सर सीजीआई रंजन गोगोई इज वायलेटिंग ऑफ सच रूल्स टू हेल्ड एंड टू बी नॉमिनेशन इन राज्यसभा। यस, मुझे मालूम था कि किसी ने प्रश्न पूछा है, पर मैंने कहा वक्त आने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। एक्चुअली में बात ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद प्राप्त नहीं करे। बिल्कुल आपको ये मालूम होना चाहिए कि संसद का मेंबर बनना, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बनो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बनो, या फिर भारत के राष्ट्रपति बन जाना, उपराष्ट्रपति बन जाना, या कोई मंत्री बन जाना, ये लाभ का पद नहीं है। बिल्कुल ये आपको मालूम होना चाहिए। हमारे कई सारे, इवन अभी वेस्ट बंगाल में एक हाईकोर्ट के जज ने तो चलते चलते पद से इस्तीफा दे दिया और 2 दिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और चुनाव लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं अभी, बंदोपाध्याय जी नाम है उनका। ठाकुरदास भार्गव जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आप ये जो इलेक्शन लड़ने के ऊपर जो रोक लगा रहे हैं ना, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं। ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज तो सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बेस्ट मटेरियल है। ठाकुरदास जी भार्गव कह रहे हैं, जरा देखिएगा, वापस बोल रहा हूं। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसी लाभप्रद पद को स्वीकार नहीं करे और न किसी न्यायालय में वकालत करे, ये उपबंध है तो बड़ा अच्छा, किंतु साथ ही संशोधन 1843 द्वारा उसके कार्य जिस प्रकार निर्बंधित किए गए हैं वो उचित नहीं है। मेरे मतानुसार उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उत्तम पात्र है, ऐसा ठाकुरदास जी भार्गव कह रहे हैं। इसलिए मेरी यह धारणा है कि यद्यपि निवृत्त होने के पश्चात कोई न्यायाधीश किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत न करने दिया जाए, किंतु उसे उसकी स्वतंत्रता रहे कि वह विधानमंडल के सदस्य के रूप में कार्य कर सके। ठाकुरदास भार्गव। मेरे हिसाब से आपको सारी बात समझ में आ गई हो गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, अब आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में कहूं तो संविधान सभा में 5 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा की संपूर्ण कार्यवाही को कंट्रोल कर रखा था। उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है, उसमें मौलाना आजाद का नाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज संविधान सभा में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, उनके हटाने की विधि इत्यादि मुद्दों पर बात चल रही है, तो आज नेहरू क्या कहेंगे, आज हम सुनेंगे। श्रीमान, मैं विशेषतया एक विषय पर बोलना चाहता हूं जिसके संदर्भ में कुछ संशोधन उपस्थित किए गए, वो है न्यायाधीशों की आयु का विषय। मेरे विचार से भारत में पहले आयु सीमाएं केवल सेवा दृष्टि से निश्चित की गई। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने कई प्रकार की सेवाएं आरंभ की, जैसे ICS, जिसमें सभी लोग पहले अंग्रेज थे, बाद में कुछ भारतीय भी आने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सेवाओं में नियुक्त लोगों ने देश की सेवा की। मैं उनके विरुद्ध कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं, किंतु सेवाओं की ओर से अधिक ध्यान दिया जाता था और उन्हें हित की दृष्टि से नियम बनाए जाते। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आप किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सेवा किस प्रकार से करवाते हैं। प्रत्येक देश लोगों को काम सिखाने में बहुत धन व्यय करता है। किसी योग्य और काम सीखे हुए व्यक्ति को आपको हटाना नहीं चाहिए और उसके स्थान में काम न सीखे हुए व्यक्ति को रखकर नए सिरे से काम नहीं करवाना चाहिए। ये कहना कठिन है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे सामर्थ्य से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं जो एक अन्य क्षेत्र में हमें दिखाई दिया, वो वैज्ञानिकों का मामला है। इस संदर्भ में क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई वैज्ञानिक 60 वर्ष के बाद काम नहीं कर सकता? वास्तव में कुछ उच्च कोटि के वैज्ञानिकों ने तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ही उत्कर्ष कार्य किया है। आइंस्टीन को ही देखिए, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि उनकी आयु क्या है, किंतु वो 60 वर्ष से बहुत अधिक होगी। फिर भी आइंस्टीन इस युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक है। क्या किसी सरकार को उनसे ये कहने का साहस है कि चूंकि अब आप 60 वर्ष के हो गए हैं इसलिए हम आपके ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते और अब आप अपने प्रयोग निजी तौर पर कीजिए? भारत में भी कुछ उच्चतम कोटि के वैज्ञानिक हैं और मुझे इस प्रश्न पर विचार करना पड़ा है कि क्या उन्हें निवृत्त कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां एक जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायर्ड कर दो। आप सोच लीजिए
कि क्या करना ठीक होगा। एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया, एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे टाइम से काम कर रहा है, और एकदम नया व्यक्ति लाएंगे और उसकी जगह पर एक अनुभवी व्यक्ति, खासकर जजेस जैसे मामलों में वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। या संविधान सभा में पंडित नेहरू अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन मेरे हिसाब से 60 वर्ष से ऊपर है और वो दुनिया भर में कितना वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, उनका कोई सानी नहीं है। आगे वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा देश है क्या कि जो कह सकता है कि आइंस्टीन साहब अब आप घर जाओ क्योंकि 60 वर्ष के हो गए हो, अब आप अपने प्रयोग यहां मत कीजिए, आप जो भी प्रयोग कीजिए वो निजी तौर पर कीजिए। नेहरू कह रहे हैं कि क्या कोई देश ऐसा कह सकता है? जब आइंस्टीन इतना बड़ा योगदान 60 वर्ष की आयु के बाद में भी दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु को लेकर इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है रिटायरमेंट की एज को लेकर, ऐसा वो कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। नेहरू जी का बड़ा ये जबरदस्त उद्बोधन है न्यायपालिका के संदर्भ में। अब इसके बाद में आ रहे हैं आर के सिद्धवा जी। आर के सिद्धवा जी मध्य प्रांत के हैं। वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर मतलब जसपत राय कपूर ने अपने संशोधन में ये कहा कि आयु को घटाकर 65 वर्ष से 60 वर्ष कर दो। सतीश चंद्र ने सुझाव रखा कि आयु का प्रश्न संसद पर छोड़ दो। श्रीमान अपना तर्क उपस्थित करते समय श्री कपूर को ही इसका विश्वास नहीं था कि 60 वर्ष की आयु उपयुक्त है अथवा नहीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें 60 वर्ष से कम आयु का एक ऐसा न्यायाधीश मिला जो मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ था। वो कह रहे हैं कि कपूर साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दो, और एक तरफ खुद ही ये कह रहे हैं अपनी बात को रखते समय कि मुझे एक ऐसा न्यायाधीश मिला जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और जिनकी एज 60 वर्ष से कम थी। तो फिर सिद्धवा जी कह रहे हैं कि आयु का और अस्वस्थ होने का कोई संबंध नहीं है। कोई 60 वर्ष से पहले की आयु में भी बीमार रह सकता है और कोई 65 वर्ष में भी बड़ा ढंग से देश के लिए योगदान दे सकता है, ऐसा सिद्धवा जी अपनी बात को रहते हुए कह रहे हैं। तो देखिए गजब की बातें चल रही है संविधान सभा में और अलग अलग तर्क जो है वो रखे जा रहे हैं। सिद्धवा जी ने एक बड़ा लंबा उद्बोधन दिया। इसके बाद में आते हैं श्री विश्वनाथ दास। अरे आज क्या लिंक शेयर नहीं किया गया? 8:15 बज गए। यस, लिंक शेयर कर दो भाई, इनको लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा के हैं। श्रीमान अनुच्छेद 123 पर विचार विमर्श करते समय कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। पहला प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वो हमारी न्यायपालिका में निर्वाचन प्रणाली को प्रयुक्त करने का प्रश्न है। वो कह रहे हैं अरे आप कह रहे हो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, इन संसद में उस विषय पर विचार विमर्श होगा। ये तो एक तरह से न्यायाधीशों का निर्वाचन हो गया। तो न्यायाधीशों को आप नियुक्त करना चाह रहे हो या न्यायाधीशों का आप इलेक्शन करना चाह रहे हो? तो इस प्रकार की प्रणाली से हमको बचना चाहिए। संसद की कोई भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे निर्वाचन होने लग जाएगा न्यायाधीशों का, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रोफेसर केटी शाह ने राज्यसभा की भूमिका के बारे में बात कही। किसी भी दशा में, चाहे वो संसद का संयुक्त सत्र हो अथवा राज्यसभा में हो, ये एक बहुत ही भयानक सिद्धांत हम अपना लेंगे। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में हमने संसद की भूमिका या राज्यसभा की भूमिका को कर लिया, तो इसका सीधा सा मतलब है हम एक बहुत भयानक सिद्धांत को ग्रहण करने जा रहे हैं। फीडबैक दीजिए भाई। तो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा, अरे मैंने कब कहा था भाई निर्वाचन का? मैंने तो कहा कि परामर्श किया जाए। तो आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं अरे उसका मतलब वही होता है। विश्वनाथ दास की बात को वो कहते हैं कि अगर परामर्श करना है संसद में तो इसका मतलब यही होता है कि हम उसका निर्वाचन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें भी संविधान सभा में हुई थी। तो बड़ा गजब का आज का विचार विमर्श है। अब आ रहे हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी, ये आसाम से हैं और ये बड़ी गजब की बात कहने वाले हैं। वो ध्यान से सुन लीजिएगा। वो क्या कहने वाले हैं? रिटायरमेंट की एज क्या कर रहे हो? 60 वर्ष करना चाहते हो, कोई 65 चाहता है, कोई 68 चाह रहा है। रोहिणी कुमार चौधरी जी आज एक बात कहेंगे। वो कहेंगे कि महिलाएं जज बनेगी कि नहीं बनेगी। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं भी जज बनेगी, उनके जज बनने पर रोक नहीं है। और एक महिला जो जज बनेगी उसको आप 60 वर्ष की आयु होते ही ये कहोगे कि अब आप रिटायर्ड हो जाओ क्योंकि आप 60 वर्ष के हो गए, तो उस महिला की आयु सबको मालूम पड़ जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी भी महिला स्वीकार नहीं कर पाएगी कि उसकी एज के बारे में सबको जानकारी मिले। ऐसा कौन कह रहे हैं? रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं। वो आगे एक बात कहेंगे कि वो ब्रिटेन की महारानी बनने को मना कर देगी अगर उसकी एज मालूम पड़ जाए तो। देख लीजिए रोहिणी कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ केवल
सभा को ये चेतावनी देने और ये बताने आया हूं कि मेरे मित्र प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना का सुझाव स्वीकार नहीं किया जाए। उनका ये विचार प्रतीत होता है कि जो कोई भी नियुक्ति की जाए उसका समर्थन संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से हो। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो बहुत गड़बड़िया हो जाएगी, क्योंकि इससे बहुसंख्यक जो दल है, जिसका पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत है, वो अपने हिसाब से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने लग जाएंगे। अब वो आगे बोलते हैं। अब मैं आयु के प्रश्न पर आता हूं। मेरे विचार से हमें न्यायाधीश की कम से कम आयु निश्चित करनी है, ना कि अधिक से अधिक आयु। वाह! अच्छा, एक बात बताओ, न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पाइन भाई सही कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है। रोहिणी कुमार चौधरी जी यही कह रहे हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान करो, आप तो अधिकतम आयु का प्रावधान क्या कर रहे हो, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये जानते हैं कि इंग्लैंड में उच्च न्यायालय के अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई। किसी भी आयु का पुरुष यदि वह न्याय संबंधी कार्रवाई का संचालन कर सकता है, न्यायाधीश वर्ग में शामिल हो सकता है। फिर वो आगे ये कह रहे हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी कि अगर आप इस तरह से न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु तय करने लग जाओगे तो कोई भी व्यक्ति अपना बर्थडे मनाएगा ही नहीं। बर्थडे मनाते हैं उससे मालूम पड़ जाता है कि आज इनकी इतनी एज हो गई। वो एग्जाम्पल देंगे नेहरू जी का एग्जाम्पल देंगे कि नेहरू जी देखिए 60 वर्ष से अधिक आयु के और इतने एकदम ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी आयु से 10 वर्ष से कम लगते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। जरा देख लेना, वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को, विशेषतया किसी वृद्ध व्यक्ति को अपनी आयु घोषित करने के लिए बाध्य किया जाए। इस प्रसंग में मैं लोगों के नेताओं तथा प्रतिष्ठित लोगों को चेतावनी देता हूं कि वे अपने जन्म दिवस ना मनाएं। यदि वे अपने जन्म दिवस मनाना चाहें तो कम से कम उन्हें अपनी आयु घोषित नहीं करनी चाहिए। ये बड़े खेद की बात है कि कोई व्यक्ति जिसे हम युवा समझे, मेरे मस्तिष्क में इस समय हमारे नेता पंडित नेहरू है, अपना जन्म दिवस मनाने की आज्ञा देते समय ये कहे कि वे लगभग 60 वर्ष के हो गए हैं। अब लोगों को उनकी ठीक ठीक आयु का पता लग जाएगा। अभी तक लोग उन्हें 10 वर्ष कम आयु का समझ बैठे थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे ये चाहते थे कि लोग उन्हें कम आयु का समझे, किंतु ये एक गलत बात है कि लोगों को किसी आयु का स्मरण कराया जाए कि भाई तुम इतने आयु के हो गए। आगे वो क्या कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक आयु का संबंध है, किसी महिला के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के संबंध में कोई प्रतिशत दिखाई नहीं देता। श्रीमान, मैं आपसे पूछता हूं कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई बुद्धिमती स्त्री 55 वर्ष की होने पर क्या वो ये कहेगी कि मैं 55 वर्ष की हूं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए तो क्या इंग्लैंड के राज्य की महारानी होने के लिए भी कोई स्त्री ये नहीं कहेगी कि वो 50 वर्ष की है। ये रोहिणी कुमार चौधरी जी ने आज के दिन संविधान सभा में ऐसा कहा था कि कोई भी महिला अपनी आयु नहीं बताना चाहेगी, भले आप उनको ब्रिटेन की महारानी बना दीजिए, पर वो अपनी एज नहीं बताएगी। ऐसा रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं। तो संविधान सभा में बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई। इनमें से एक विषय मैंने आपके सामने आयु वाला जो रखा है, रोहिणी कुमार चौधरी जी के विचारों को रखा। इसके बाद में आ रहे हैं एम अनंत शामनम अयंगर साहब। वो कह रहे हैं, श्रीमान, अब हम संविधान संबंधी विचार विमर्श के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो यदि सबसे महत्वपूर्ण स्तर तो नहीं तो कम से कम सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्तरों में से एक है। उच्चतम न्यायालय जनतंत्र का प्रहरी है। संविधान के एक आरंभ के भाग में हमने मूल अधिकारों का समावेश किया और मूल अधिकारों की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो इसी सुप्रीम कोर्ट पर है। ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? अनंत शामनम अयंगर साहब। ओहो, लाइट चली गई भैया, बिजली चली गई। गर्मी का प्रभाव इतना चल रहा है कि जगह जगह पर कटौतियां हो रही है और उसके शिकार हम भी हो गए हैं। तो एसी बंद, अब खाली आपसे बातचीत करने वाली ही लाइट ऑन है ताकि आप लोगों से बातचीत जारी रहे। बहुत जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अब आ रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब और वो अंतिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं आज के नहीं इस विषय पर अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण द्वारा इस प्रश्न पर प्रकाश डालकर बुद्धिमान लोगों का जो वास्तविक चित्र हमारे सामने उपस्थित किया, मैं उसका बड़ा आभारी हूं। नेहरू जी ने जो भाषण बोला उसके लिए वो नजरुद्दीन जी अहमद साहब ऐसा कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि आयु सीमा जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 65 वर्ष, तो मुझे लगता है कि 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एकदम
ठीक एज है, इस प्रकार की वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दुनिया के और अलग अलग देशों में, जैसे अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोई रिटायरमेंट की आयु नहीं होती है, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। नेहरू जी ने भी अपने उद्बोधन में इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया। इसके बाद में अब अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे भाषण सुन लिए हैं, अब सीधा हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो जरा सुनिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 संशोधनों को स्वीकार करने के लिए तैयार। 2 संशोधन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वीकार करने के लिए तैयार है। कौन सा संशोधन स्वीकार किया जाएगा? डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, यानी प्रख्यात विधि शास्त्री को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। ये प्रस्ताव किसने रखा था? एच.वी. कामत साहब। उनका सुझाव ये उनका ये प्रस्ताव स्वीकार होगा। खैर क्या कह रहे हैं, उनमें से एक संशोधन 1829 है जिसे श्री संतानम ने उपस्थित किया है, और दूसरा संशोधन 1845 है जिसे श्री कामत ने उपस्थित किया है, जिसके द्वारा उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि न्यायवेता भी यानी विधि शास्त्री भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। किंतु श्री कामत के संशोधन संख्या 1845 के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी इसका मैं विनिश्चय नहीं कर पाया हूं कि शब्द क्या जोड़ा जाना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जोड़ा जाना चाहिए या एमिनिएंट शब्द जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमको प्रथम दृष्टया एमिनिएंट और डिस्टिंग्विश्ड दोनों शब्द एक ही लगते हैं और दोनों का हिंदी में अनुवाद हमको प्रख्यात ही लगता है, लेकिन डिस्टिंग्विश्ड और एमिनिएंट पर्सन में अंतर है। प्रथम दृष्टया बढ़िया एक जैसे लगते हो, लेकिन दोनों में अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मैं इस बात को लिए तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि एक क्वालिफिकेशन के रूप में हमको ऐसा शब्द रखना है, लेकिन डिस्टिंग्विश्ड रखना है या एमिनिएंट रखना है, इस पर मैं विचार करूंगा। आपको पता आज के दिन डिस्टिंग्विश्ड रखा हुआ है। लो, लाइट भी आ गई, कितनी अच्छी बात है। चलिए फिर देखिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। श्रीमान, इस अनुच्छेद के संदर्भ में जो बहुत से संशोधन उपस्थित किए गए हैं, वास्तव में 3 प्रश्न उठाए गए हैं। एक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से नियुक्त किए जाए। इस प्रश्न के संदर्भ में जो संशोधन उपस्थित हुए हैं वो भी 3 प्रकार के। एक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नियुक्त किया जाए। दूसरा, इस प्रकार का संशोधन है कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करे संसद का 2/3 बहुमत हो, और तीसरा राज्यसभा से परामर्श करके। वो कह रहे हैं कि जितना भी जो बहस हुई है, अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जितनी भी जो बहस हुई है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर है, और न्यायाधीशों को नियुक्ति के संदर्भ में भी 3 प्रस्ताव है। एक, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके नियुक्ति की जाए। दूसरा, संसद के विचार विमर्श करके नियुक्ति की जाए। तीसरा, राज्यसभा से विचार विमर्श करके नियुक्ति की जाए। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इस संदर्भ में मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जो प्रश्न उठाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में इस सभा में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका का कार्यपालिका के साथ कोई संबंध नहीं हो, उसमें योग्य व्यक्ति होने चाहिए। प्रश्न यह है कि इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से हो। अन्य देशों में इस प्रश्न को 2 प्रकार से हल किया गया है। इंग्लैंड में सम्राट बिना किसी परिसीमा के नियुक्तियां करता है, जिसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका नियुक्तियां करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में इससे बिल्कुल भिन्न प्रणाली है और वहां उच्चतम न्यायालय के पदों में नियुक्तियों में सीनेट की सहमति चाहिए। मुझे यह दिखाई देता है कि अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा इसे भी ध्यान में रखते हुए कि इस देश में उत्तरदायित्व की भावना अभी उतनी नहीं है जितनी यूएसए में है, ये खतरनाक सिद्ध होगा कि राष्ट्रपति बिना किसी परिसीमा के नियुक्तियां करे, अर्थात केवल कार्यपालिका के परामर्श से नियुक्तियां करे। अंबेडकर साहब ने साफ कह दिया कि मैं इस सिद्धांत को नहीं अपनाऊंगा कि केवल और केवल राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब होता है कार्यपालिका के परामर्श से, और कार्यपालिका के परामर्श का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का परामर्श का मतलब होता है एक दल से। वो कह रहा है नहीं, मैं इसको नहीं अपनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि थोड़ा 2 प्रकार की व्यवस्था एक साथ में शामिल हो जाए। इसी प्रकार कार्यपालिका की प्रत्येक नियुक्ति के संदर्भ में विधानमंडल की सहमति प्राप्त करना भी बहुत उपयुक्त प्रावधान नहीं है। इस प्रथा के बहुत बोझिल होने के अतिरिक्त इसके अधीन यह भी संभव है कि राजनीतिक दबाव और राजनीतिक बातों का नियुक्तियों पर प्रभाव पड़े। इस अनुच्छेद में इस प्रकार का उपबंध है कि ऐसे लोगों से परामर्श लिया जाए जो इतने सुयोग्य हो कि इस प्रकार के विषय पर यथोचित परामर्श दे सकें। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक बीच का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। That's why if you will see the provision of the article 1 to 4 which is related to the appointment of the judges in the Supreme Court, then you will find it that all the judges of the Supreme Court
will be appointed by the President of the India consultation with the Chief Justice of the India. And if you will see, अगर आप अब देखोगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति will consult with the judges of the Supreme Court as well as judges of the High Court. So we have enough provision related to appointment of the judges in the Supreme Court. हमारे पास इतना अच्छी व्यवस्था है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जा रहा है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से भी परामर्श किया जा रहा है। ये हमने बीच की व्यवस्था को जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में अपनाए। तो जो लोग भारत के संविधान की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, उनको ये जवाब है कि हमने भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया है जिसमें राष्ट्रपति की भी भूमिका है और जिसमें न्यायपालिका की भी भूमिका है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब अपनी बात को रखते हुए कहना चाह रहे हैं। तो बड़ी गजब की बात है। अब आते हैं रिटायरमेंट की एज पर। क्या कह रहे हैं अंबेडकर साहब? इस अनुच्छेद के संदर्भ में जो विभिन्न संशोधन उपस्थित किए गए हैं उनके द्वारा दूसरा प्रश्न आयु का प्रश्न उठाया गया है। आयु के संदर्भ में अनेक प्रकार के विचार हैं। कुछ लोगों का विचार है 60 वर्ष, कुछ कह रहे हैं 65, कुछ कह रहे हैं 68, कुछ लोग कह रहे हैं कि आयु संविधान में रखो ही मत, ये संसद पर छोड़ दीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मेरे विचार से यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आयु संसद के ऊपर छोड़ दी जाए, क्योंकि यह संसद पर छोड़ दिया जाए कि वह समय समय पर आयु निश्चित करे तो कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश होने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि न्यायाधीश पद स्वीकार करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि वह साधारणतः कितने काल तक इस पद को ग्रहण करने जा रहा है। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी संसद के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम जो भी लिखना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखेंगे। ऐसा अंबेडकर साहब ने बिल्कुल बात कह दी। अब सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संदर्भ में अंबेडकर साहब के क्या तर्क है जरा देखिए। न्यायपालिका के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने पर पद स्वीकार करने का जो प्रश्न है, इस संदर्भ में दो संशोधन उपस्थित किए गए। एक प्रोफेसर केटी शाह का है, एक जसवंत राय कपूर का है। मेरा अपना विचार है कि इनमें से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये संशोधन बहुत कुछ उन उपबंधों के आधार पर उपस्थित किए गए जो संविधान के मसौदे में लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। मेरे विचार से न्यायपालिका के सदस्यों में और लोक सेवा आयोग के सदस्यों में बड़ा अंतर है। यह अंतर है, लोक सेवा आयोग सरकार की सेवा करता है और ऐसे विषय के संदर्भ में निर्णय करता है जिनमें सरकार की दिलचस्पी होती है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन की तुलना नहीं की जा सकती। पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। यह हो सकता है कि किसी विभाग का मंत्री लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को यह वचन देकर उस पर प्रभाव डाल सकता है कि यदि वह उस प्रार्थी की सिफारिश करे। वो आगे ये कहना चाह रहा है कि लोक सेवा आयोग का मेंबर तो दबाव में आ सकता है मंत्री के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में लोक सेवा आयोग हमेशा ऐसे विषयों का निर्णय करता है जिनमें कार्यपालिका की बहुत दिलचस्पी होती है, जबकि न्यायपालिका इस संदर्भ में पूरी तरह से कार्यपालिका से बाहर है। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। इसके बाद में वोटिंग हो रही है एक एक संशोधन पर। चीफ जस्टिस के आगे लिख दीजिए सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संशोधन गिर गया। फिर जजेस की संख्या के संदर्भ में आ रहा है, संशोधन गिर गया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ भारत शब्दावली आ रही है, संशोधन गिर गया। इसके बाद में उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के बारे में आ रहा है, संशोधन गिर गया। वित्त शब्द के बाद में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में काउंसिल ऑफ स्टेट से विचार विमर्श किया जाए, संशोधन गिर गया। मे बी के बाद में द प्रेसिडेंट मे डीम, यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया। गुड बिहेवियर के बाद गुड बिहेवियर रखे तब तक नहीं हटाया जाएगा, संशोधन गिर गया। प्रोफेसर केटी शाह ने रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से संशोधन गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ संशोधन वापस भी लिए जा रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। ऑन कॉन्क्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में नियुक्ति की जाएगी, संशोधन गिर गया। फिर ये क्या है, पेंशन दी जाएगी, रिटायरमेंट इस्तीफा देने के बाद में भी पेंशन दी जाएगी, संशोधन गिर गया। फिर भारत सरकार या किसी भी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं लेगा। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। ये जो संशोधन है ये वापस ले लिया गया उस समय
ये देखिए सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया। केटी शाह का जो संशोधन है कौन सा, कोई कार्यपालिका पद धारण नहीं करेगा रिटायरमेंट के बाद, संशोधन गिर गया। एमिनिएंट जूरिस्ट जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। एचवी कामत साहब ने रखा, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील को भी जज बनाया जा सकता है, संशोधन गिर गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या होता है, वो वाला संशोधन भी गिर गया। और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शब्द को डिफाइन करने के लिए जो शब्द था वो संशोधन स्वीकार किया गया। हालांकि बाद में ये आज का जो संविधान है उसमें ये शब्द आपको दिखाई नहीं देगा। और इस प्रकार से ये जो संशोधन है, ये जो अनुच्छेद है वो भारत के संविधान का पार्ट बन गया, 103 के रूप में आपके सामने आ गया। इसी अनुच्छेद 103 को आजकल हम लोग अनुच्छेद 124 के रूप में जानते हैं। बस अब लास्ट फेज पर आ गए हैं। अब अनुच्छेद 103A नाम का एक नया अनुच्छेद लाया जा रहा है, वो नया अनुच्छेद जो है 103 के आगे लाया जा रहा है, वो पीके सेन लाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना संशोधन जो रखा वो ये है, क्या है वो मैं बता देता हूँ। ए पर्सन हु इज होल्डिंग और हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस ऑफ एम्यूलमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये शब्दावली वो जुड़वाना चाह रहे हैं पीके सेन साहब, और वो लेकर आए हैं ये संशोधन, जिसमें लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का ऐसा पद धारण नहीं करेगा जिससे कि उन्हें मानदेय प्राप्त होता है, ऐसा वो शब्दावली जुड़वाना चाह रहे हैं। ये किसका है, ये पीके सेन साहब का है। इसके बाद में लास्ट में डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं। लिंक शेयर करो ना, हाँ क्या ना, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़े शब्द कहकर अपनी बात को समाप्त कर देना चाहता हूं, ऐसा अंबेडकर साहब कह रहे हैं। इससे पूर्व में बता देना चाहता हूं कि यह संशोधन किस विचार पर आधारित है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य को समझने के लिए हमें 3 विभिन्न प्रश्नों पर विचार करना है। पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो कार्यपालिका के किसी पद पर नियुक्त किए गए हो, जिनको उच्चतम न्यायालय में अपने पद पर वापस जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन रहने के पश्चात न्याय कार्य के अतिरिक्त कार्यपालिका का कोई कार्य कर सकता है अथवा नहीं। तीसरा प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो न्याय कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगाया गया हो। इस प्रकार के ये 3 प्रश्न हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें तीसरा प्रश्न ही ऐसा है जिस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसे मामले हमारे यहाँ पर हुए हैं जब किसी न्यायाधीश की नियुक्ति युद्ध काल के दौरान हमने अलग अलग जगह पर उनकी नियुक्ति की है। तो इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब कि हमने किसी न्यायाधीश को युद्ध काल में किसी कार्यपालिका जैसा पद भी दिया है। तो जसवंत राय कपूर साहब बीच में बोल रहे हैं, क्या मैं ये प्रार्थना कर सकता हूं कि इस खंड पर कल तक निर्णय नहीं किया जाए, क्योंकि हम में से कई लोग इस पर अभी तक ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं कर पाए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने हमसे कहा है कि वे इसे मसौदा समिति के सामने ले जाना चाहते हैं। तो जसवंत कपूर कह रहे हैं तो फिर इसे स्थगित कर दिया जाए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं जब उसे मसौदा समिति के सामने लाया जा रहा है तो इसका अर्थ यही है कि उसे स्थगित रखा जाए। तो लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं कि यदि डॉक्टर अंबेडकर किसी निश्चित प्रस्ताव को रखें तो हम उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं वो मसौदा समिति इस पर विचार विमर्श करेगी और फिर हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे। और इसके बाद में संविधान सभा की ये जो बहस है 24 मई 1949 वाली जो बहस है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। और इसके पश्चात संविधान सभा बुधवार 25 मई 1949 तक सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 24 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। ठीक उसके 75 वर्ष बाद 25 मई यानी कल 25 मई 1949 को जो कुछ होगा उस पर हम कल चर्चा करेंगे। पहले से मैं बता देता हूं 25 और 26 मई, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 25 और 26 मई 1949 को संविधान सभा में केवल एक ही विषय पर चर्चा हुई। अभी से बता रहे, वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। और वो भी किसके लिए? अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संदर्भ में चर्चा हुई थी। एक्चुअली में पहले सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था कि उनके लिए भी स्थान आरक्षित किया जाएगा, लेकिन 25 मई को प्रस्ताव रखा जाएगा और उनमें कहा जाएगा उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, ना कोई पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। मुझे लगता है आप लोग बड़ा इसका आनंद ले रहे होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। 46 लोग अभी भी जुटे हुए हैं। इसी तरह का स्नेह अपना बनाए रखें, लेकिन रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट क्या, एक बार सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सके अटेंडेंस के लिए। हालांकि हमारी टेक्निकल टीम लगातार आपके नाम नोट करती रहती है, फिर भी एक बार हम और इसको प्रूफ के तौर पर रखेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि स्क्रीनशॉट ले सके, और टेक्निकल टीम स्क्रीनशॉट धड़ाधड़ लीजिए, एक स्क्रीन लेकर दूसरा लीजिए, दूसरा लेकर तीसरा ले लीजिए, इस तरह से। यूट्यूब के साथियों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? संविधान सभा की ये एक अलग तरह की बहस है, मुझे लगता है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। बहुत सारे नए कंसेप्ट जो है हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं संविधान की समझ के लिए। तो सबके फोटोज ले लीजिए। सहदेव जी आज फोटो में ही दिखाई दे रहे हैं। आज किसी भी प्रकार की भूमिका आपकी भी एक वर्कशॉप के रूप में जो होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी, नो कोई मैसेज था। मैं सब पर निगाह रखता हूँ, हमारे सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है एक्चुअली में। तो आज के लिए बहुत सारा धन्यवाद। कल ठीक सुबह 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।